बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और एनसीईआरटी के बेस पर आपका आधारित है एडुकेशन और निश्चित तौर पर ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला का देखिए यहाँ पर डिस्कशन चलने जा रहा है आप लोग के साथ। यहाँ पर डिस्कशन देखिए, पहला जो भाग है यहाँ पर मैंने इस पर आप लोगों के साथ जो बात कर रखा है पहले ही, तो ये पहला आप भाग देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा इस पर इन प्रश्नों पर डिस्कशन पहले ही हो चुका है। हम लोग जो इन प्रश्नों में लेकर आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सभी प्रश्न हो चुके हैं आप लोग के साथ उनको देख लीजिएगा विजय सर चैनल पर। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। जब यहाँ से बढ़ते हैं देखिए, यहाँ पर जो 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों का डिस्कशन हो चुका है। यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग 6वें प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था। यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या अमेरिका इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा, और सफल रहा तो कहां तक सफल रहा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। देखिए यूरोपीय संघ की बात करें, देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस आईयू की बात कर रहे हैं, ईयू की, ठीक है ना। ईयू जो है यूरोपीय संघ की बात हो रही है कि स्थापना के पीछे अगर देखा जाए तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है की भविष्य के संघर्षों को रोकने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की बात की गई, ठीक है ना। जिसमें आर्थिक सहयोग को लाया गया इसमें कि भैया आर्थिक सहयोग कैसे किया जा सके एक दूसरे का, कैसे एकीकरण किया जा सके, मतलब एक तरीके से वैश्वीकरण, विश्व में पूरे विश्व का एकीकरण ना, यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उनका कैसे एकीकरण किया जा सके, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं मोडेशन देखिए तो यहाँ पे यूरोपीय संघ की स्थापना जो था क्या एकल बाजार बनाने का उद्देश्य था। वस्तुओं सेवाओं और लोगों की मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करना इनका उद्देश्य था। आवाजाही की सुविधा प्रदान करना इनका उद्देश्य था। और अन्य लक्ष्यों के साथ अगर देखा जाए तो एक सामान्य मुद्रा स्थापित करने के लिए भी की गई थी, ठीक है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना थी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। इस उद्देश्य को देखा जाए तो प्राप्त करने के मामले में जो है यूरोपीय संघ काफी हद तक सफल रहा। यानी इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो यूरोपीय संघ बनाया गया था, जिस उद्देश्य को या जिन मानकों को ध्यान में रखते हुए जो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, वो काफी हद तक जो था अपने कामों में वो सफल भी रहा। देखिए यूरोपीय संघ ने किया क्या, यूरोपीय संघ ने देखा जाए तो यूरोप में अभूतपूर्व शांति और स्थिरता का दौर लाने में जो है मदद की। बहुत ही महत्वपूर्ण यह घटना था, यानी जो एक दूसरे पर व्यंग कसना, एक दूसरे को बोलना, तो अभूतपूर्व शांति की बात की गई और उनके मध्य जो स्थिरता की बात की गई। खासकर देखा जाए डिस्टेंस तो खासकर देखिए जब 20वीं सदी की बात हो रही है कि पहले भाग में अगर देखा जाए तो महाद्वीप को जो है परेशान करने वाले लगातार संघर्षों की तुलना में जो यूरोपीय संघ ने आर्थिक विकास और समृद्धि को, यानी आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ अपने सदस्य देशों के बीच जो था सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने में जो था डिस्टेंस वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है डिस्टेंस। सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो था इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से काम किया। जबकि देखा जाए डिस्टेंस तो यूरोपीय संघ को जो है चुनौतियों और आलोचनाओं का हालांकि सामना करना पड़ा, खासकर देखा जाए तो हाल के वर्षों में, और निस्संदेह अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है महत्वपूर्ण ये उनकी प्रगति भी रही, जिसमें यूरोपीय संघ जो था एक शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक गुट बन गया। देखिए यूरोपीय संघ बहुत ही ताकतवर है, यूरो इनकी मुद्रा जो है सेम है, और ये आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है इन्होंने अपना एक अलग ही गुट बना लिया हुआ है, इन्होंने अपना एक अलग ही पावर बना लिया है। इसका प्रभाव देखिए क्या है, इनकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैल गया, और कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना था वो यूरोप में शांति की बात करता है, यूरोप में स्थिरता की बात करता है, और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में जो है एक बड़ी सफलता रही है, ठीक है। तो यूरोप में शांति की बात हो गई, स्थिरता की बात हो गई, और उसके साथ ही साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, अभी चुनाव की प्रक्रिया वहां पर चल भी रही है, तो ये प्रश्न देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान का लोकतंत्रीकरण की व्यवस्था जो है इस समय थोड़ी सी चरमराई हुई भी है। तो पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में क्या कठिनाइयां हैं, यानी पाकिस्तान को लोकतंत्र सही तरीके से सही मायनों में स्थापित क्यों नहीं कर पा रहा है वो,
किन व्यवस्थाओं को या किन अनियमितताओं के कारण जो है उसके यहाँ ये चीजें देखने को मिल रही है। देखिए पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण की बात अगर करें, जिसमें देखिए राजनीति को भी शामिल किया जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण भी शामिल है, और आर्थिक कारण की जो जटिल परस्पर क्रिया है ये कई चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन लोकतांत्रिकरण के लिए देखिए राजनीतिकरण महत्वपूर्ण होना महत्वपूर्ण पक्ष है, सामाजिकरण महत्वपूर्ण पक्ष है, और साथ ही साथ जो आर्थिक कारण है उनको और जटिल पैमाने पर जो पेश करना एडिशंस है वो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र के लिए कठिनाई बन रहा है, और ये एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, देखिए प्राथमिक कठिनाइयों में अगर देखा जाए तो प्राथमिक कठिनाइयों में से एक राजनीति में सेना का गहरा प्रभाव है। ठीक है, जिसने ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। देखिए कहने का मतलब प्राथमिक कठिनाइयों में जो है राजनीति में सेना का गहरा प्रभाव। देखिए यहाँ पर जो होता है डिस्टेंस की जो मेजर वगैरह जो होते हैं या जो जनरल होते हैं इनका बड़ा बोलबाला होता है। यानी पाकिस्तान में देखा जाए तो जनरल वगैरह जो होते हैं उनका बहुत ही अपना एक अलग ही पहचान है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो कमजोर बना देते हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो राजनीति जब है तो पॉलिटिकल है, प्रधानमंत्री को रखा गया तो प्रधानमंत्री का विशेष पावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जनरल को भी कुछ पावर मिल जाने की वजह से जो होता है इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है। सेना ने अक्सर क्या किया है, शासन में हस्तक्षेप किया। ठीक है ना, सेना में जो है शासन जो है अक्सर जो है अगर सेना जो है वो अक्सर इसमें हस्तक्षेप करती है। ठीक है ना, जो भी जनरल वहां के होते हैं अक्सर देखेंगे आप, परवेज मुशर्रफ की बात होगी या अदर भी जो और लोग हैं तो वो अक्सर उसमें बगावत के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा डिस्टेंस की वो कभी जो है वो दोनों के राजनीति के रूप में और सेना में कभी तालमेल बना ही नहीं। ठीक है ना, जिसे देखा जाए तो सत्तावादी जो शासन का दौर आया, ठीक है, और नागरिक नेतृत्व वाली जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो थी उनकी सीमित रह गई। इसके अलावा में देखिए और कुछ कारण है जिसके वजह से क्या है पाकिस्तान में लोकतंत्र की कठिनाइयां है। पाकिस्तान के विविध जाति और धार्मिक परिदृश्य भी जो है वो वहां की लोकतंत्रीकरण व्यवस्था के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए देखा जाए तो एक चुनौती पेश करते हैं। ठीक है ना, जाति और सांप्रदायिक तनाव भी देखा जाए तो कभी कभी जो होते हैं हिंसा में बदल जाता है। यानी जो सांप्रदायिक तनाव होता है वहां का जातीय जो तनाव होता है वो भी कहीं ना कहीं से वहां के लोकतांत्रिक साम्राज्य को जो है प्रभावित करता है। जिससे होता क्या डिस्टेंस की एक स्थिर और समावेशी लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना में देखा जाए तो बाधाएं पैदा होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए डिस्टेंस तो शक्तिशाली जो होता है शक्तिशाली सामंती और जनजातीय संरचनाओं की उपस्थिति में देखा जाए तो अधिक ज्यादा न्याय संगत और प्रतिनिधि राजनीतिक व्यवस्था को जो है विकास में बाधा उत्पन्न किया हुआ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की व्यवस्थाओं को चरमराने के पीछे कई जो है यानी उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के पीछे देखा जाए अनियमितताओं के पीछे बहुत सारे कारण है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या की भ्रष्टाचार के मामले जो है, कानून के कमजोर शासन है यहाँ पर, और शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक देखा जाए तो सीमित पहुंच। यानी शिक्षा सभी के लिए जरूरी है और जो आर्थिक अवसर या आर्थिक निवेश मिले जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए, बड़े बड़े प्रोग्राम हो गए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो पाकिस्तान में ये चीजों का जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चीजें कम देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देखा जाए तो पाकिस्तानी जनता की पूर्ण भागीदारी को बाधित करती है। देखिए राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास की कमी जो होता है, यानी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके प्रति जो आम जनता होती है उनके विश्वास में कमी भी देखने को मिलता है। क्यों, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र जो वहां का होगा मानदंडों और मूल्यों पर देखा जाए तो सही तरीके से सुदृढ़ नहीं होगा और उसमें बाधा उत्पन्न निश्चित करेगा। देखिए इसका निष्कर्ष निकल कर आता क्या, निष्कर्षता अगर देखा जाए इसका जो कंक्लूजन निकल कर आता है तो पाकिस्तान का लोकतंत्रीकरण जो वो जटिल है बहुत और बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है ना, में मतलब मल्टी टैलेंटेड फॉर्म, मतलब बहुत प्रकार के प्रोसीजर है इनका। तो लोकतंत्रीकरण एक जटिल है और बहुआयामी प्रक्रिया है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने की जरूरत है और समावेशी और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जो है निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो शासन व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, सेना और राजनीति के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है उनको कोऑर्डिनेशन बनाने की बहुत विशेष जरूरत है। ठीक है डिस्टेंस, ये प्रश्न जो था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है डिस्टेंस, इसको अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे
क्या उद्देश्य था? क्या अमेरिका उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर बीच संघर्षों को रोकने और यूरोप में जो था शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक और राजनीति का एकीकरण किया गया, ठीक है ना। उसके लिए जो यूरोप के जो महत्वपूर्ण जो पूंजीपति राष्ट्र के रूप में जो थे, जिनके जो मजबूत राष्ट्र थे, उन्होंने अपना एक संघ बनाया जिन्हें यूरोपीय संघ का नाम दिया गया, जो एकल बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को जो है वो सुनिश्चित किए और सामान्य मुद्रा स्थापित की, जिससे यूरोपीय संघ जो है आपस में पर्यावरण संरक्षण की बात हो गई, सुरक्षा की बात हो गई, मानवाधिकार की बात हो गई, ऐसे तमाम जो सहयोग संगठन वाले कार्यक्रम थे उन्होंने चलाए, जिसकी वजह से आज जो है वो सभी राष्ट्र जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ही मजबूत हैं और मजबूत सेवा भाव से वो आगे भी बढ़ रहे हैं और जबरदस्त तरीके से जो है वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित कर रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित देशों में लोकतंत्र का रिकॉर्ड क्या रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं और दक्षिण एशिया में जो स्थित देश हैं लोकतंत्र का उनके यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी का क्या रिकॉर्ड है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर साउथ एशिया की, यानी जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण एशिया, ठीक है। एशिया का देखा जाए तो दक्षिणी भाग का एक क्षेत्र है, यानी एशिया के दक्षिणी भाग को जो है हम लोग उसका जो एक क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिण एशिया। जिसने क्या किया जिसमें देखिए भारत महत्वपूर्ण रूप से शामिल है और दक्षिण एशिया का जनसंख्या के मामले में कहा जाए, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए या उन्नति की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत जो है सबसे सपोर्टिव देश है और सबसे महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। हम लोग का देश भारतवर्ष। देखिए भारत की बात हो गई, दक्षिण एशिया में शामिल है। जो पाकिस्तान है आपका वो भी दक्षिण एशिया में शामिल है। बांग्लादेश जो है वो भी आपका दक्षिण एशिया में शामिल है। श्रीलंका जो है वो भी दक्षिण एशिया में है। नेपाल जो है वो भी दक्षिण एशिया में है। भूटान जो है वो भी दक्षिण एशिया में है। मालदीव जो है वो भी दक्षिण एशिया में है। लेकिन देखिए डिस्टेंस, ये नेपाल हो गए, जो भूटान हो गए, भी देखिए मालदीव में भी देखिए कितना बवाल हुआ था, उसे लेके मालदीव ने का अभद्र टिप्पणी कर दी थी हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। तो चीजें क्या होती हैं, जैसे वहां कुछ नेता होता वगैरह जो कर दिए। मालदीव छोटे से कंट्री जिनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन मतलब इतनी छूट दी गई, इतनी व्यवस्थाएं दी गई, देखिए मतलब कभी कभी ये भी कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। भारत बहुत सपोर्टिव है, पाकिस्तान के प्रति भी है, बांग्लादेश के प्रति भी है, श्रीलंका के प्रति भी है, नेपाल के प्रति भी है, भूटान और साथ ही साथ मालदीव के प्रति भी भारत का पूरा सपोर्ट रहता है। देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वो एक दूसरे के यहाँ आवाजाही आवागमन उसका है, विविध परिदृश्य जो बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़कर बातों को करते हैं और एक महत्वपूर्ण आबादी के लिए जो होता है मुख्य रूप से जाना जाता है। कौन? दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया में शामिल जो देश हैं, कौन वो 8 देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अफगानिस्तान की बातें हो रही थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से शामिल है ये आप लोग दक्षिण एशिया में, ठीक है ना, जाना जाता है। दक्षिण एशिया का देखा जाए दोस्तों तो सभ्यता, व्यापार और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान का एक लंबा इतिहास रहा है, जो इसे वैश्विक समुदाय यानी समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। देखिए लोकतंत्र की जब बात आती है तो दक्षिण एशिया में रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, ठीक है ना। दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वो मिलता जुलता ही है, जबकि कुछ देशों में या कुछ क्षेत्रों की बात करें तो लोकतंत्र की एक मजबूत परंपरा है। देखिए भारतीय लोकतंत्र कितना जबरदस्त है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना टिकाऊ, कितना उसमें विश्वसनीयता है। भारतीय लोकतंत्र की बात होते हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की बात भी की जाती है पूरे विश्व में। देखिए सत्तावादी शासन की अवधि का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ नियमित चुनाव होते हैं, जीवंत नागरिक समाज है और स्वतंत्र प्रदेश के साथ जो होता है एक लोकतांत्रिक परंपरा भी है यहाँ पर भारतवर्ष में। दूसरी ओर अगर देखा जाए देखिए पाकिस्तान को हम लोग लेकर आए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने क्या किया है, सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता के दौर का अनुभव किया है। देखिए पाकिस्तान की बात होती है तो पश्चिमी पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अब जानते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर जो है पश्चिम जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। ये 1971 की घटना है।
तो ये देखा जाए तो ये जो सैन्य शासन और राजनीति के बीच में हमेशा जो है उनके बीच में उलटफेर बना रहता है, इसको हम लोग कहते हैं अस्थिरता। ठीक है ना। देखिए सब जो शामिल हैं किसके रूप में शामिल हैं, ये दक्षिण एशिया के देश, लेकिन देखिए विडंबना है देखिए दोनों के बीच में। हालांकि देखा जाए उन्होंने हाल के वर्षों में देखा जाए तो लोकतांत्रिक शासन की दिशा में जो है महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश जो देश है वो बहुत ही ज्यादा विकास किया हुआ है, जीडीपी वगैरह भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया अच्छा खासा ग्रोथ जो है बांग्लादेश कंट्री का है। देखिए नेपाल और श्रीलंका में भी देखा जाए तो राजनीतिक अशांति और संघर्ष का हिस्सा रहा है। देखिए नेपाल जो है और श्रीलंका है, श्रीलंका में देखिए हम लोग अगर मुख्य रूप से बात करते हैं तो सिंधली और तमिल के बीच में जो होता है वाद विवाद रहता है, और नेपाल में जो होता है वो कम्युनिस्ट को हो गया लेके, और जो साम्यवादी विचारधाराएं होगी तो उनको लेके वहां पर तनाव का माहौल बना रहता है। दोनों देशों में देखा जाए तो सत्तावादी शासन और आंतरिक संघर्ष की अवधियों को झेलने का भी अनुभव किया। ठीक है। देखिए मालदीव और भूटान के बारे में अगर बात करें तो ये लोकतांत्रिक शासन की दिशा में देखा जाए तो प्रगति पर हैं और अपनी पहचान भी बना रहे हैं। और मालदीव जो है निरंकुश शासन की लंबी अवधि से देखा जाए तो लोकतांत्रिक प्रणाली में परिवर्तित हो रहा है। देखिए निरंकुश शासन व्यवस्था था मालदीव में, ठीक है ना। तो ये देखिए जुड़ने के साथ अगर देखा जाए दक्षिण एशिया में जुड़ने के साथ देखा जाए तो यहाँ पर भी अब लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था जो है वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, या चीजें देखने को मिल रहा है, यानी वहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और भूटान ने देखा जाए तो लोकतांत्रिक राजशाही का एक अनूठा मॉडल क्या किया, अपनाया। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र के साथ जो है दक्षिण एशिया का अनुभव जो है वो जटिल भी रहा है और साथ ही साथ विकासशील भी रहा है। प्रत्येक देश जो है लोकतांत्रिक शासन की तलाश में जो है वो चुनौतियां जो मिल रही हैं उसका वो सामना कर रहे हैं और अवसरों के प्रति जो है वो अपना जो कार्य है उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। ठीक है डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये लास्ट प्रश्न रहेगा, गुट निरपेक्षता की नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में ना जुड़कर बल्कि अपने आप को निष्पक्ष रखना। मतलब ये कहा गया कि जब देश मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब जब दौर समाप्त हुआ, जैसे प्रथम के रूप में देखा जाए तो अमेरिका, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, और दूसरी ओर जो है सोवियत संघ के रूप में, तो दोनों मजबूत शासक के रूप में, मजबूत देश के रूप में उभर कर सबके सामने आए। तो लोग क्या किए, अपने सिक्योरिटी के लिए किसी ने सोवियत संघ को ज्वाइन किया तो किसी ने यूएसए की ओर जाना सही समझा, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा रहा, कुछ ऐसी भी कंट्रियां थी जो निष्पक्ष रही। ठीक है ना, जिसमें आप लोग के इंडोनेशिया की बात होती है, यूगोस्लोवाकिया की बात होती है, साथ ही साथ भारतवर्ष की बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया, जो किसी देश की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है, किसी भी गुटों में ना शामिल होकर अपने आप को निष्पक्ष रखना। देखिए गुट निरपेक्षता क्या है, शीत युद्ध की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी और इसकी विशेषता किसी भी प्रमुख शक्ति गुट या गठबंधन के साथ अगर देखा जाए तो गठबंधन न करने की प्रतिबद्धता है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण बातें शामिल है, कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, आइए हम उन तथ्यों पर विचार करते हैं। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा वो है संप्रभुता और स्वतंत्रता। संप्रभुता और स्वतंत्रता किस प्रकार से है, जो गुट निरपेक्ष देश हैं अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। क्या करते हैं, जो गुट निरपेक्ष देश होते हैं वो अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, पहले प्राथमिकता देते हैं, उसे सर्वोपरि रखते हैं, और उनके विदेश निर्णय में जो है ये स्वायत्ता मतलब स्वतंत्र है वो इसके लिए, और इसको बनाए रखने के लिए वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और प्रत्येक शक्तियों के हितों से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये देखिए बात हो गई महत्वपूर्ण, यानी गुट निरपेक्ष क्या काम करता है, राष्ट्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्, यानी सभी के शांति की बात करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। तो राजनयिक जो माध्यम होते हैं संघर्षों के समाधान की वकालत करते हैं, और युद्ध और आक्रामकता के खतरे से देखा जाए तो मुक्त दुनिया को बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, आपसी सम्मान। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, आपसी सम्मान इनके बीच में किस प्रकार से होता है। तो गुट निरपेक्षता क्या करते हैं, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के सिद्धांत पर आधारित है, चाहे उनका राजनीतिक या वैचारिक रुझान कुछ भी हो, लेकिन वो आपसी सम्मान, आपसी तालमेल
बनाकर चलते हैं। ठीक है डिस्कस, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था आप लोग का। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। देखिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात का मतलब क्या हो गया, गुट निरपेक्ष देश जो होते हैं अपने राजनयिक संबंधों में देखा जाए तो वो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं, पारस्परिक लाभ को और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के महत्व पर जोर देते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बनाए गए नियम कानून है उसका वो अनुपालन भी करते हैं। पांचवा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, उपनिवेशवाद विरोध और साम्राज्यवाद विरोध। यानी जो देखा जाए गुट निरपेक्षता में शामिल होते हैं वो उपनिवेश का भी विरोध करते हैं और साथ ही साथ साम्राज्यवाद को स्वीकृति नहीं देते हैं। ठीक है ना, यानी इसका वो खुलकर विरोध करते हैं, जो सभी देशों के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के अधिकारों का समर्थन करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी राष्ट्र के लिए। ठीक है ना, तो खारिज करते हुए देखा जाए तो राष्ट्रों के बीच शांति स्वतंत्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के सिद्धांतों पर आधारित होता है। देखिए पारस्परिक सम्मान की बात हो गई, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात हो गई, और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से डिस्कशन जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आप लोग के साथ लेक्चर का डिस्कस किया गया, लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का, नागरिक शास्त्र का। तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा और अपने डियर फ्रेंड्स पर भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था डिस्कशन ये सेशन जो आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया गया। और डिस्कशन कैसा रहा आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा भी आपका फीडबैक रहा डिस्कशन उसके बारे में भी जरूर बताइएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है हम तक अवगत करा सकते हैं या बता सकते हैं डिस्कशन। और नियमित रूप से अपनी तैयारी को आप जारी रखिए।